अकाउंटिंग एक एसेंशियल फंक्शन होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे बिजनेस की पिक्चर हमारे सामने होती है। उससे हमें पता लगता है कि कंपनी ग्रोथ फेज में है या भी स्टेबिलिटी में है। मीन्स अगर कोई नई कंपनी बनी है और वो आई जैसे मान लीजिए हम बात करें कि कोई सी भी स्टार्टअप कंपनी लाइक फ़ोनपे, पेटीएम, इन लोगों ने अपना जब बिज़नेस स्टार्ट किया होगा तो हमको दिख रहा होगा हाँ यार इन्होंने इतने जल्दी इतना रेवेन्यू करा, फिर इतना रेवेन्यू, फिर इतना रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू ही बढ़ता जा रहा है। वो कैसे पता लगता है हमारे को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो जब हम अकाउंटिंग उनकी करेंगे, जो उनके जो पर डे के और जो पर सेकंड के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जब उनकी हम अकाउंटिंग करेंगे तब जाके हमको एक परफॉर्मेंस जो होती है ना कंपनी की वो शो होगी। और उससे हमें पोजीशन ये भी पता लगेगी कि ये रेवेन्यू तो जनरेट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने ज़्यादा लोन ले रखा है पीछे से, ऐसा तो नहीं है कि इनकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हमारे को थोड़ा सा देखना पड़ता है। नाउ सबसे मेन जो होता है अकाउंट्स का काम होता है वो होता है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो ये कैसे ये डिसीजन लेते हैं कि यार हम इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं, अब हमें ना इस पैसे को हम और कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हम कैसे ही। तो ये जो सारी चीज़ होती है ना, ये सब चीज़ हमें पता लगती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो सबसे मेन यूज़ जो होता है ना इसका वो यही होता है कि ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का काम करती है। भाई बिजनेस होगा तो अकाउंटिंग होगी, लेकिन बिजनेस हो रहा है तो उसमें अकाउंटिंग का यूज़ क्या है, मगर मतलब अकाउंटिंग हेल्प कैसे करती है, मैं वो चीज़ आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, हमने बिजनेस किया, शर्ट हम बेचने, हमको पता है कि यार ये आज मैं 5 लाख रुपए लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेंट है नॉमिनल है 10,000 रुपये पर मंथ, और मेरे को पता है कि मैं इस एरिया में ऑलमोस्ट पर डे की 4,000 5,000 की सेल कर दूंगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने कहा यार ठीक है मैं शर्ट परचेज़ करने गया, शर्ट मैंने परचेज़ कर ली, ठीक है यार मेरे को पड़ रही है 500 की और मैं इसको सेल करूँगा अराउंड 700, 800, 1000। तो एक बार के लिए मैं मान के चलता हूँ कि हम 750 मतलब 50% मार्जिन मतलब हम रख रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ओवरहेड्स हैं लाइक जो भी हमारा रेंट हो गया और फर्नीचर फिक्सचर का जो डेप्रिसिएशन हो गया और जो भी हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैं उनकी और बात करता हूँ, तो वो काट पीट के हमारे मतलब 100 रुपये एक शर्ट पे बच रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेशन बहुत नॉमिनली आप भी कर सकते हो अगर आप कोई भी एक नॉर्मल बिजनेस अगर आप सोचते हो करने का। ठीक है, अब आप सोचो, अब आपने क्या किया, सेल कर रहे हो आप पर डे की, जरूरी तो है नहीं कि 5,000 सोली तो 5,000 ही होगी, हो सकता है किसी दिन 1,000 किसी दिन 10,000 हो, क्योंकि जैसे सीजन्स आएंगे, जैसे अपने कोई फेस्टिव सीजन्स आएंगे तो उसमें ज़्यादा सेल होती है, वहीं पे जब फेस्टिव सीजन नहीं होते तो वहाँ पे थोड़ी कम सेल आती है। तो ये एवरेज होता है। तो आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट डे से ही आपकी 5,000 की सेल हो जाएगी। आपको पता है यार धीरे 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 बिजनेस सेट करते हैं, मीन्स जिसको हम बोलते हैं कि एक रिलेशन मेंटेन करना, व्यवहार बनाना। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने सेल स्टार्ट कर दी, आपकी सेल स्टार्ट हो रही है, आपको लग रहा है हाँ यार मेरी सेल हो रही है, ठीक है, खर्चे भी हो रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अब आप है ना 2 महीने 3 महीने बाद सोच रहे हो यार मैंने है ना इसमें मतलब कितना लगाया, मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, ये भी मैंने खर्चा किया, ये भी हो गया, ये छुटपुट से भी होते हैं, कभी ये कोई ये लेने आ जाता है, कभी ये, तो मैं कैसे। अब बिजनेसमैन का काम है माल बेचना, माल खरीदना और अपनी पूरे बिजनेस को मैनेज करना। उसी का एक पार्ट होता है अकाउंट्स भी। अकाउंटिंग करने वाला बंदा या तो ओनर होगा, अगर छोटी शॉप है, बड़ा बिजनेस है तो वो प्रोफेशनल्स रखेगा। तो अब ये सब चीज़ें चल रही है। अब उसने क्या किया, अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग करने के बाद उनको एक पिक्चर मिल जाती है कि मैंने 3 महीने में इतना तो खर्चा किया है दुकान में, चाहे वो एसेट्स में किया हो चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस किए हों, इतना मैंने अर्न किया है, चाहे मैंने कुछ हो सकता है फर्नीचर मैंने बेचा हो, कुछ कंप्यूटर ख़राब हो गया उसको मैंने बेचा हो, और जो स्टॉक बेच रहा हूँ वो। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता लगती है, जब हम है ना अकाउंटिंग करते हैं तो ये सब चीज़ें हमें पता लगेगी। अब इस जब ये हमारे पास आ जाएगा कि हाँ हमारे पास ये एक सेट आ गया, एक पोजीशन है, ये हमारी परफॉर्मेंस है 3 महीने की, इस परफॉर्मेंस पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमें इस बिज़नेस को और बढ़ाना है, और स्टॉक इसी में डालें या कोई दूसरी जगह पे स्टोर लें, या हमारे को क्या नाम इसी के अंदर ये प्रोडक्ट नहीं बेचने, ये प्रोडक्ट बेचने हैं।
या हमारे को ये है कि नहीं यार ये गारमेंट्स का तो करें, चलो यार थोड़ा डीओ का और कॉस्मेटिक्स का भी कर लेते हैं, क्योंकि इसकी भी डिमांड आती रहती है साथ के साथ। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये हमारे को कहाँ से पता लगती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। जब आप अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे तब आपके पास एक बेस आएगा जिसको हम पोजीशन बोलते हैं। उस पोजीशन को हम एनालिसिस करेंगे तो हमारे को परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होगा, और जब वो इवैल्यूएशन हम करेंगे तब हमारे को पता लगेगा कि इसमें और इन्वेस्टमेंट करना है या इसको एज इट इज़ रन करना है या इसमें से पैसा निकालना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जनरल एंट्रीज को। सबसे पहले क्या है, सिया राम एंड सन्स ने विद कैश कमेंस किया है बिजनेस कैश से। ओके, कैश से कमेंस करना है तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश हमारे पास है, ठीक है। अब मैं इस कैश को बिजनेस में लगा रहा हूं, तो हम बात करेंगे बिजनेस के पास क्या आ रहा है। तो जो बिजनेस के पास आएगा ना, जो बिजनेस के पास आएगा वो क्या होता है? डेबिट। ठीक है, सबसे पहले था कैश 2 लाख रुपए, ठीक है, तो मैं डेबिट तो कैश कर दिया, अब क्रेडिट क्या करूं? भाई मैं मेरा पैसा मेरे बिजनेस में लगा रहा हूं, तो पैसा मेरा है, ये बनेगी कैपिटल। ये हमने सबसे फर्स्ट क्लास में ये चीज़ समझी थी। नाउ एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप बिजनेस को कुछ भी अपनी तरफ से देते हो वो बनती है कैपिटल में। अब हमारी जो सेकेंड एंट्री बनती है, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। अब यहां पर क्या हुआ थोड़ा सा समझते हैं। बिजनेस में कैश आ गया, ठीक है, बिजनेस में हमारे कैश आ गया 2 लाख का। अब मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो अब इस तरीके से समझना। आप देखो जनरल एंट्री तो आप कर लोगे एट लास्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी जो हम समझ रहे हैं ना, वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि कैश जो है वो बिजनेस में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं परचेज कर रहा हूँ ऑफिस फर्नीचर 20,000 का। अब एक बार मैं यहाँ इसकी एंट्री लिखता हूँ। देखो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री, डन। सेकंड एंट्री में यहाँ कर रहा हूँ एक बार के लिए, क्योंकि मेरे को आपको बैलेंस शीट से एक पिक्चर भी क्लियर करनी, जो मैं आपको बोलता हूँ कि डेबिट क्रेडिट आने के बाद आपको एंड इफेक्ट पता होना चाहिए। अब मैं आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ, डन। नाउ फर्नीचर आया, कैश गया, तो हमारे पास क्या आया? फर्नीचर 20,000 का गया, क्या? कैश 20,000 का, डन। अब इसका बैलेंस शीट इफेक्ट क्या आएगा? ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना, ये वन साइडेड इफेक्ट वाला है, मींस बैलेंस शीट में केवल एक साइड इसका इफेक्ट आएगा। अभी जो हमने ये ट्रांजैक्शन किया था, इसमें क्या था? एक एसेट साइड था, एक लायबिलिटी साइड था। इसके अंदर क्या है? दोनों ही एसेट साइड के ट्रांजैक्शंस हुए हैं, मींस एक एसेट गया, एक एसेट आया। तो अब इसमें क्या होगा? अब ये साइड तो हमारी इंटैक्ट रहेगी, ये साइड हमारी चेंज हो जाएगी। तो जब ये साइड चेंज हो जाएगी तो अब हमारी बैलेंस शीट कैसे बनेगी? सेकेंड एंट्री के बाद कैपिटल वही 2 लाख, डन। कैश कितना होगा भाई? 2 लाख आया, 20,000 गया, 1,80,000। अब 20,000 का जो डिफरेंस है वो क्या हुआ? जो हमने कैश देके फर्नीचर हम लाए, सिंपल। हमारी बैलेंस शीट 2 लाख। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, फर्नीचर आया, कैश गया 20,000 रुपये का। अब इस 20,000 से ना 20,000 रुपीज़ से आपका इफेक्ट क्या क्या आया और कैसे कैसे आया? क्योंकि ये एंट्री होती है जहाँ पे आपकी एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड दोनों चेंज हो रही है, और इस एंट्री से लायबिलिटी साइड इंटैक्ट है, मतलब लायबिलिटी साइड में कोई चेंज नहीं आया। चेंजेस जो आ रहे हैं वो एसेट में प्लस माइनस हो रहा है।
तो ये जो चीज़ होती है ना, यही चीज़ होती है जिसको जो हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि इस एंट्री का इफेक्ट होना क्या चाहिए, और एक्चुअल में वही हुआ है। इसका मतलब ओके, डन। अब हम आते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, अब हमारे पास मतलब यहाँ पे है ना कोई आइटम नहीं है, हमारे पास क्या है, केवल स्टॉक है। मीन्स हमने ना एक तरीके से परचेज गुड्स फॉर स्टॉक, गुड्स का मतलब होता है गुड्स की बात जब होती है तब हमारी स्टॉक की बात होती है। जैसे गुड्स के अंदर में मान लो मैंने ना शूज़ खरीदा, या मान लो मैंने ना, अगर मेरा शूज़ का बिजनेस तो मैं शूज़ खरीदूँगा। गारमेंट्स का अगर मैं बात करूँ तो मैं शर्ट पैंट जीन्स जो भी है ये परचेज़ करूँगा। तो परचेज गुड्स फॉर कैश का मतलब क्या होता है भाई, परचेज ऑफिस फर्नीचर जो अपनी एंट्री थी उसमें 20,000 था, वो तो एसेट था। ये क्या था जिसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। परचेज फॉर गुड्स फॉर कैश, इसका मतलब क्या होगा कि हमने कैश में खरीदा है, एंट्री वही है, एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। मीन्स गुड्स की जगह मैं एक बार के लिए स्टॉक डाल देता हूँ सिंपलिसिटी के लिए, और कैश सेम। फर्नीचर खरीदा, आया स्टॉक, आया गया क्या, कैश। तो मैंने गुड्स खरीदे कितने के, 50,000 के। अब इसका जो इफेक्ट आएगा ना वो कैसे आएगा, इसका जो इफेक्ट आएगा वो आएगा, आप मान के चलो कि आपकी अब बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, इस एंट्री के बाद कैपिटल 2 लाख, कैश 180 हो गया था, 50,000 और गए 1,30,000, फर्नीचर 20,000। अब यहाँ पे स्टॉक हो रहा था, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या होता है, स्टॉक जो होता है ना वो आता है। ये जो स्टॉक होता है ना ये P&L में भी जाता है, और यही स्टॉक जो होता है क्लोजिंग स्टॉक, यही हमारे बैलेंस शीट में भी आता है। डन। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 2 लाख रुपए। ठीक है, बैलेंस शीट मैच। अब जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स अगर आप देख रहे होंगे ना बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे है ना अकाउंट्स भी बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग चीज़ों को आगे भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, एंट्री क्लियर नाउ। थर्ड एंट्री हो गई हमारी। अब हम आते हैं फोर्थ एंट्री पे, परचेज गुड्स फॉर फ्रॉम विशाल ट्रेडिंग से हमने खरीदा है 25,000 का, और मोहन गारमेंट से हमने खरीदा है 16,000 का। ओके, तो एक बार के लिए हम थोड़ा सा ऊपर का तो क्लियर है ही। मैं एक्चुअली क्या इसमें डेट वेट जर्नल बनती है ना, तो आप कभी देखोगे ना जर्नल के डेट और एक ना फॉर्मेट के साथ होता है, नरेशंस भी आते हैं, सब चीज़ आता है। लेकिन एक बार के लिए ना मैं केवल एंट्रीज ही करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रफली कर लो, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डन। अब आपने परचेज किया है गुड्स विशाल ट्रेडिंग से, मतलब विशाल से अगर आपने माल खरीदा तो आपने उधार में खरीदा है, कैश में नहीं खरीदा। डन। तो अब इसमें है ना गुड्स आएगा तो स्टॉक तो भाई ऊपर ही आना है, कैश में पेमेंट हुआ नहीं है, यहाँ क्या आएगा, विशाल ट्रेडिंग कंपनी, कितने का, 25,000। डन। अब मैं बात करता हूँ अपना इसी में फिफ्थ एंट्री की, तो सेम वही स्टॉक आया है 16,000 का, और अपना ये कौन है भाई, मैं टूल नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ा सा मोहन गारमेंट्स 16,000। डन। ना अब आता है रिटर्न गुड्स टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी, मतलब हमने 25,000 का माल खरीदा और हमने समझ में हमको आया नहीं, तो हमने 5,000 का जो माल था ख़राब होगा, जो भी XYZ रीज़न हो, हमने ये कह के वापस कर दिया। तो अब हमने स्टॉक दिया, ठीक है, तो जब स्टॉक हमारे पास से जाएगा
तो ये क्या होगा, क्रेडिट 5000। और विशाल ट्रेडिंग जो हमसे 25,000 मांगती थी, इसको हमने 5,000 से कम कर दिया। भाई क्रेडिट ये था, क्रेडिट ये था, डन। 25,000, 5,000 का हमने माल ही वापस कर दिया, तो अब 20,000 मांगेगा। जनरल में भी यही है, 25,000 का आप माल खरीद रहे हो और 5,000 का आपने वापस कर दिया, तो 20,000 ही तो मांगेगा। यहाँ पर भी सेम इफेक्ट है, 25,000 का क्रेडिट, 25,000 का क्रेडिट, 5,000 का डेबिट, नेट बैलेंस 20,000। नाउ फिर उसके बाद था पेड कैश टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। कोई दिक्कत नहीं है, फुल सेटलमेंट कर दिया आपने। अभी विशाल ट्रेडिंग कंपनी जो है उसका बैलेंस कितना है, 20,000। ठीक है, आपने इनको कहा कि भैया हम आपको पूरा पैसा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप हमें 5% का डिस्काउंट दो। तो 20,000 का 5% कितना हुआ, 1,000। ठीक है, 1,000 ही हुआ भाई। 20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, 5 2 जा 10, 00, 1,000। ठीक है ना, अब हमने इनका पूरा सेटलमेंट कर दिया। अब हम इसको बुक्स में कैसे दिखाएंगे, इसको हम बुक्स में दिखाएंगे। मैं बात करूं, विशाल ट्रेडिंग का कितना अकाउंट है बाकी। देखो क्या होएगा, जब ये नॉर्मल सिनेरियो होगा ना, तो आपको ये बोलेगा यार उसका ना 2,000 रुपये का ना वो बैलेंस काट के और पेमेंट कर दे। विशाल ट्रेडिंग का कितना बैलेंस काटा था, 20,000। इस 20,000 को करो आप क्लियर, देन 2। अब क्रेडिट क्या होगा भाई, आपने कैश में पेमेंट कर दिया इनको, कितना 20,000 में से 1,000 आपने डिस्काउंट काटा जो भी सेटलमेंट किया, तो 19,000 तो आपने आपकी जेब से दिए होंगे, और 1,000 का आप डिस्काउंट डालोगे। डन, ये हो गया 20K। डन। नाउ फिर उसके बाद आता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। चलो भाई इतनी देर बाद सेल तो आई, क्योंकि क्या होता है जब तक सेल नहीं है ना तब तक मज़ा नहीं आता बिजनेस करने का भी। ओनर भी कहेगा यार कब तक पैसा लगाऊं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब आपके पास क्या आया, कैश, गया क्या, सेल। अब आप यहाँ पे स्टॉक डालो या कुछ भी डालो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो क्या है, मैंने ना सिंप्लिसिटी के लिए आपको स्टॉक डाला था, वहाँ पे वैसे परचेज आना चाहिए था। डन, लेकिन यहाँ पर मैं स्टॉक नहीं डाल के सेल ही डाल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी है ना, विजुअल जो होती है ना वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। वो बैलेंस शीट में मेरे को डालना था, इसलिए मैंने स्टॉक डाल दिया वो, क्योंकि परचेज़ कभी आप बैलेंस शीट में नहीं देखोगे, क्योंकि क्या होगा कि अगर मान लो आप परचेज़ में डाल दूँगा, क्योंकि वो स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैश कितने का माल बेचा, 40,000 का। डन। फिर उसके बाद सोल्ड गुड्स टू हीरो लिमिटेड लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये मैंने लास्ट क्लास में वैसे भी क्लियर कर दिया था। अब आप जो माल बेच रहे हो, उधार माल बेच रहे हो, तो हीरो कहाँ जाएगा, आपके डेटर में, यानी आप उनसे पैसे मांगते हो। कितना, ये वैसे मैंने लास्ट एंट्री में बता दिया कि भाई 30,000 का टोटल वैल्यू पकड़ते हैं अपन, और 10% का हम है ना डिस्काउंट करते हैं, तो टोटल 27,000 का मतलब होता है। ठीक है, डन। भाई सोल्ड गुड्स टू जो भी है, डन। हीरो लिमिटेड को हमने 30,000 का माल बेचा टू सेल्स 30,000, और फिर उसके बाद आप क्या करो, जो भी ट्रेड डिस्काउंट है वो आप डाल दो। भाई डिस्काउंट 3,000 टू क्या आएगा, हीरो लिमिटेड 3,000। अब ये एंट्री है ना, अगर हम सिंगल एंट्री करें तो कैसे करेंगे भाई, 27,000 तो हीरो वाला मांगेगा, डिस्काउंट हमने इसको दे दिया 3,000 का,
और टू सेल जो है हमारी वो है 30,000 की। फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद किया सियाराम विथड्रू फ्रॉम बिजनेस पर्सनल यूज़। पैसा डालोगे कैपिटल बनेगी, पैसा निकालोगे तो ड्राइंग बनेगी। डन। कितना कैश निकाला और कुछ 4,000 के गुड्स निकाल लिए। तो आप क्या कर रहे हो, ड्राइंग्स कितने की कर रहे हो आप। अब इसमें भी वही चीज़ है यार, आप है ना 10,000 पहले कैश की एंट्री करोगे ऐसे, और फिर उसके बाद आप है ना गुड्स की एंट्री करोगे ऐसे ही। स्टॉक पकड़ लेते हैं एक बार के लिए, सॉरी 4,000 है ना यहाँ, ठीक है। अब जो स्मार्ट तरीका होता है वो ये होता है, आपने ड्राइंग्स कर ली यार, कितने की है टोटल, आप है ना सामान लेके गए हो 4,000 का, 10,000 आप कैश ले गए हो, ठीक है 14,000 टू कैश, 10,000 टू स्टॉक मान लो आप 4,000, इफेक्ट सेम है। डन। अब हम बात करते हैं पेड टू मोहन गारमेंट्स। अब इन्होंने मोहन गारमेंट्स को कितने दिए, 7,800, और है ना यही देख लेते हैं 16,000 का मतलब यहाँ पर था जो इन्होंने परचेज किया था। डन। तो अब मोहन गारमेंट्स को दोगे तो मोहन गारमेंट्स क्रेडिटर है साहब, तो इसको दे रहे हो आप 7 और कैश पे कर रहे हो साहब आप 7,800 का। डन। अब आपके पास आ गया रिसीव्ड फ्रॉम हीरो लिमिटेड 8,550, डिस्काउंट अलाउड कर दिया आपने इतना, ठीक है। आपने माल कितने का बेचा था, 27 मतलब 30,000 का बेचा था, 3,000 का डिस्काउंट, तो एक बार पकड़ते हैं 27,000 का आपने इनको गुड सोल्ड किया था। इसमें से ये आपको कितना पैसा दे रहे हैं 8,850, और उसके बाद भी है ना डिस्काउंट और ले गए, पहले भी ले गए फिर ले गए, कैश डिस्काउंट ले गए ना साहब। वो कह रहे हैं भाई साहब पहले लिया अभी वापस लो। अब बताऊँ क्या होगा, जब आप प्रैक्टिकल सिनेरियो में जाओगे ना तो आपको लगेगा अरे सर क्या नाम है यार, डिस्काउंट दे तो रखा है, फिर वापस डिस्काउंट की एंट्री क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मार्जिन जहाँ होता है ना वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है यार, एक हर बिजनेस का एक है ना कुछ रूल्स होते हैं, जहाँ पर क्या होता है एक फिक्स होता है कि यार इतना क्रेडिट पीरियड होता है, तो आप भी दोगे आपका कॉम्पिटिटर भी देगा। रेट में भी 19-20 का अंतर होगा, ज़्यादा का अंतर भी नहीं होगा, तो वो चीज़ें मेंटेन करनी क्योंकि इंडस्ट्री की नीड है वो। और फिर ये भी होता है जब पेमेंट लेने जाओगे तो वो कहेगा यार कितना था इतना था, कोई बात नहीं यार इतना करो ख़त्म करो, आप वो भी कहा यार चल ठीक है ख़त्म करो बढ़वा के, ठीक है। तो वो कई चीज़ें होती है, तो वो बिज़नेस में ये चीज़ें आएगी, और ये चीज़ें जब आप खुद हैंडल करोगे तभी होगा। क्योंकि मैं भी है ना एक एक चीज़ आपको जितनी कोशिश करूँगा समझाने की, समझा भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर हो सकता है नई चीज़ है, फिर आप वापस से कन्फ्यूज़ हो जाओ। अब हमारे पास क्या आया, कैश 8,850 का, डिस्काउंट कितना है 150 का, टू हीरो कितना हो गया 10,000 9,000, ठीक है। नाउ गुड सोल्ड टू हंसराज लिमिटेड फॉर कैश। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, इस एंट्री से है ना एक चीज़ समझ में आएगी, ये क्या है, थोड़ा सा है ना कंसेप्ट सेम है लेकिन है ना हल्का सा इसमें एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, आपने सोल्ड किया है गुड्स हंसराज लिमिटेड को कैश में, ठीक है, मतलब पैसा भी आपके पास आ गया, ठीक है, और सेल हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर है ना एंट्रीज दो तरीके से होगी, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। या तो आप क्या करोगे डायरेक्ट है ना कैश करा 12,000 का और सेल कर दिया आपने। भाई आप कोई कैश सेल भी कर रहे हो तो कैश सेल भी एक तरीके से क्या होती है, किसी को बेचा ही ना, बस वहाँ पे नाम नहीं आया, यहाँ पर मैंने नाम डाला है। डन। अब एक चीज़ समझना, इस चीज़ की है ना बारीकी समझा रहा हूँ मैं आपको। क्या होता है जब आप प्रैक्टिकल सिनेरियो में जाओगे ना तो क्या होता है, बिल बनता है, बिल बनेगा मान लो
हंसराज को भाई इतना मटेरियल है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये डन ना। अब जब हम जीएसटी में जाएंगे ना, तब एक चीज़ समझना, अगर मान लो आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो ना, तो आप इसमें जीएसटी लगाओगे। अब वो जीएसटी जब लगेगा ना, तो वो जीएसटी की डिटेल कहाँ जानी चाहिए? जीएसटी पोर्टल पे, ठीक है। तो आपको है ना एक बार के लिए हंसराज को सेल दिखाना पड़ेगा और हैंड टू हैंड उसको कैश पेमेंट करके सेटल भी करना पड़ेगा। मतलब हंसराज को डेबिट करके तुरंत क्रेडिट करना पड़ेगा सेम डे में। समझ गए मेरी बात को आप? कैसे होगा ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होएगा कि जब हमें ना उसमें जाओगे ना, जब, क्योंकि ये लीगल है, लीगल मतलब ये कंप्लायंस वाला पार्ट है कि यहाँ पर आपने माल बेचा हंसराज को, तो हंसराज का आप जीएसटी नंबर डालोगे, अपना डालोगे और एक टैक्स इनवॉइस दोगे उसको। ऑब्वियसली बात है हंसराज लेके जाएगा आपसे बिल, और उसमें क्या होगा कि वो आपको बिल लेके जाए, तो आपको सबसे पहले सेल की एंट्री करनी पड़ेगी। तो सेल में आपको सबसे पहले हंसराज को क्या करना पड़ेगा? खड़ा करना पड़ेगा। तो इसकी जो एंट्री है ना, ये एंड इफेक्ट ये है इसका, नो डाउट इसका एंड इफेक्ट यही आना है, बैलेंस शीट में यही इफेक्ट जाएगा। लेकिन है ना, इस एंट्री को ऐसे करना गलत है। ये वाला प्रोसीजर स्मार्ट नहीं है, ये वाला जो प्रोसेस है ये एक तरीके से गलत है, मतलब टेक्निकली गलत है ये। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आते हैं अपन। तो आप ऐसी एंट्री नहीं करोगे, जहां माल बेच के उसको कैश पेमेंट कर रहे हो या माल खरीद के कैश पेमेंट कर रहे हो ना, वहां पर हमेशा एक चीज़ याद रखना, आप लोग पहले डेटर और क्रेडिटर को बुक करोगे, उसके बाद उसको पेमेंट दिखाओगे। ये बहुत एसेंशियल पार्ट है, इस चीज़ में शॉर्टकट नहीं चलता। डन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? हंसराज लिमिटेड को 12,000 रुपीज़ पहले आप सेल करके दिखाओगे, 12,000, और फिर उसके बाद आपके पास कैश आ गया, हंसराज ने हमको कैश दे दिया, फिर हंसराज को हम हैंड टू हैंड यहीं पे हटा देंगे। प्लस ये माइनस, रिजल्ट 0। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम पवन ब्रदर्स। अब यहाँ पर कैश नहीं लिखा तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट में परचेज किया, लेकिन अगर यहाँ पर भी मान लो कैश होता, लेट सपोज करते हैं हम एक बार के लिए कैश होता है यहाँ पे, तब क्या करते? तो यहाँ पर भी सबसे पहले आप क्या करते, जो भी स्टॉक है मतलब परचेज का, आप इसको स्टॉक को पहले यहाँ पे 24,000 से खड़ा करते, डन। और फिर उसके बाद आप हैंड टू हैंड इनको पेमेंट कर देते हैं, ये माइनस ये प्लस, एंड इफेक्ट 0। एंट्री क्या बनती है? वही स्टॉक टू कैश। लेकिन ये एंट्री करने का तरीका गलत है, ये शॉर्टकट बिल्कुल नहीं चलेगा। डन। नाउ पेड फॉर रेंट 2,000, सैलरी के लिए हमने 4,000 दिए, तो ऑब्वियसली बात है कि रेंट का गया 2,000 और सैलरी का भी गया 4,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारी जनरल एंट्रीज हो गई कंप्लीट। अब और क्या काम है इसका अकाउंटिंग का? हेल्प्स मैनेज ह्यूमन, जो रिसोर्सेज होते हैं ना अपने, मतलब ह्यूमन हो गया और भी कई तरीके के रिसोर्सेज, इन सबको हेल्प करता है मैनेज करने में। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प प्रोवाइड्स information about the company's assets, liabilities, equity, which can be used to manage resources more effectively. This information can help management make decision about resource allocation, budgeting, capital investment. ठीक है, क्योंकि क्या होता है यार, अभी हम जिस लेवल से बात कर रहे हैं ना, ये बहुत मतलब एक बेसिक अकाउंटेंट का लेवल है। ये जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत हाई लेवल पे जाती हैं। मीन्स क्या होता है कि आप है ना काम कर रहे हो,
ठीक है। अब उसका यूज़ क्या होता है, वो अलग अलग पैरामीटर्स पे चलता है। मान लो आप जितना हम बेस्ट पिक्चर प्रेजेंट या जितना हम है ना अकाउंटिंग को बेटर तरीके से करके देंगे, यानी कि करेक्ट करके देंगे, उतना उनको अच्छा पिक्चर मिलेगी, एक ब्रॉड सी पिक्चर मिल जाएगी। हाँ यार ये चीज़ें हैं। तो मतलब एसेट लाइबिलिटीज़ और जो भी इक्विटी है ना, वो सब चीज़ें हैं। अभी ये सोचेंगे यार कि जैसे मान लो मेरे पास लोन है, मान लो, और मेरे पास इधर से बैंक है, तो मैं देखूंगा यार काम करूँ, क्यों करूँ, ये बैंक में पैसा रख रखा हूँ, इधर से है ना लोन का ब्याज भी दे रहा हूँ, यानी इंटरेस्ट पे कर। तो मैं क्या करूँ, इस जगह पे मैं ये कर सकता हूँ कि यार मैं है ना ये जो बैंक का पैसा है मैं क्या करूँ, लोन पे कर देता हूँ ना। तो मैंने कैश जो बैंक एक रिसोर्स है उसको मैंने दूसरे रिसोर्स मतलब जो भी है उसको मैचअप करा, क्लियर, मतलब अब मेरा आगे से इंटरेस्ट लगना कम हो जाएगा ना। ठीक है। तो ये जितनी जितनी चीज़ें होती है ना यार, ये सब चीज़ें है ना मतलब होती हैं इसलिए कि यार आपको है ना कुछ तो बेस चाहिए ना यार, कि आपके पास क्या है क्या नहीं खड़ा है, किस तरीके से आप चीज़ों को है ना मैनेज करोगे। आपको पता है यार मैं ना इनसे मैं इतने इतने रुपये मांगता हूँ और इतने इतने रुपये मेरे को देने हैं, तो आप क्या करोगे यार, आप बोलोगे कि यार इनसे पैसा लेते हैं और इनको पैसा देते हैं, सिंपल। तो यार ये सब चीज़ें आपको कहाँ से पता लगेगी कि आप किससे कितना रुपए मांग रहे हो, क्या है क्या नहीं। ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये सब चीज़ें आपको अकाउंट्स ही करके देगा। ठीक है। फिर इसके अलावा स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, मतलब इसमें मान लो बैंक होता है, जैसे आप लोन ले रखे हो तो बैंक भी जानना चाहता है इनकी मतलब है ना सॉल्वेंसी अच्छी है ना, मतलब लिक्विडिटी तो है ना बिजनेस में, ऐसा तो नहीं कि हमारा पैसा डूब जाएगा। भाई बैंक भी अगर लोन देता है तो कितनी फॉर्मेलिटीज़ कराता है आपको पता होगा। अब उसको ये चीज़ तो हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि तभी तो वो क्वार्टरली, मंथली या फिर ईयरली, हाफ ईयरली अलग अलग सेट से है ना मतलब कि डॉक्यूमेंट्स मंगाता रहता है। भाई कितना स्टॉक पड़ा है, कितने डेटर से आपके पास, क्या बैलेंस शीट है, क्या कैपिटल, ये क्यों मंगाता है, इसलिए तो मंगाता है क्योंकि उसको हमेशा एक रिव्यू करना है, यार मैं पैसा लगाया तो बिज़नेस सही चल रहा है ना, हाँ भाई सही चल रहा है, ठीक है चलने दो। तो ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें चाहिए थी। इसके अलावा मान लो आज आप हो, ठीक है, आज आप जाओ और बोले यार मैं आज काम करना स्टार्ट करना चाह रहा हूँ गारमेंट्स का, ठीक है, आप स्टोर ले लोगे। अब एक बात है, जो सामने वाला बंदा है वो क्या आपको माल उधार दे देगा, आपकी क्या पिक्चर है, आपका क्या रोल है, क्या क्या जानकारी है, या तो आपको सोर्स लगा हुआ या आपको कोई जानकार होगा तब देगा आपको। तो यही चीज़ होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, जो पैसा लगा रहा है या जो स्टॉक दे रहा है या जो आपको कुछ भी दे रहा है, वो इसके बदले कुछ सेफ्टी चाहिए ना उसको, कि हाँ यार क्या है, वो सेफ्टी कहाँ से मिलेगी उसको, कुछ एश्योरेंस होना चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा उसको, उस बिज़नेस से ही तो मिलेगा। अब उस बिज़नेस के अंदर वो तो नहीं आएगा डेली टू डेली देखने के लिए क्या सेल हो रही है, क्या परचेज हो रही है, क्या हो रहा है, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, वो कहाँ से पता लगेगा, वो पता लगेगा उसको आपके स्टेटमेंट से, जो बैलेंस शीट के स्टेटमेंट्स होता है। या फिर जब कोई क्रेडिटर वो आपके साथ रेगुलर काम करता है, उसको पता होता है हाँ यार ये मतलब कि हर 3 महीने में पेमेंट रिलीज़ करते जाते हैं, पेमेंट होता रहता है, तो ठीक है चल रहा है। और इंडस्ट्री में रहता है तो आदमी को पता होता है यार उनकी पोजीशन क्या है, कैसी है क्या नहीं। ठीक है, डन। तो आज की क्लास में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।